हेलो हेलो, क्या हाल है आप सबके। आज हम एनवायरनमेंट का अगला टॉपिक ला रहे हैं, चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट। क्या क्या चुनौतियां भारत के सामने थी एनवायरनमेंट को लेकर। सबसे पहली जो प्रॉब्लम और चैलेंज था, सबसे पहला जो चैलेंज था वो था लैंड डिग्रेडेशन। इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटी से बहुत सारी चीजें ऐसी थी, क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर, वेजिटेशन कंडीशन, ये सारे के सारे क्या हो रहे थे, इफेक्ट यानी डिक्लाइन होते जा रहे थे। इसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस क्या हैं? लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को जब काटा जाता है तो उसकी वजह से जो उसके आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी कट रहे थे, उनको भी हम खो रहे थे, और धीरे धीरे लैंड खत्म होती जा रही थी फॉरेस्ट के लिए। हर कोई अपने रहने के लिए मकान ढूंढ रहा था, इसके लिए वो वन को काट रहा था। और इनप्रॉपर क्रॉप रोटेशन हमारी प्रॉपर नहीं थी, ओवर ग्रेजिंग ज्यादा हो रही थी, हम भेड़ बकरियों को ज्यादा चरा रहे थे, घास सब कुछ खत्म धीरे धीरे। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी एक सबसे मेन रोल था, क्या, लैंड डिग्रेडेशन का, जिसकी वजह से लैंड की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें कि डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट या डिफॉरेस्टेशन, धीरे धीरे हमारे जंगल जो थे वो भी खत्म होते जा रहे थे। और इसमें अगर हम पढ़े, डिफॉरेस्टेशन इन्वॉल्व्स अ परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स। परमानेंट एक तरीके से इस पे दाग लगता जा रहा था, क्योंकि जमीन से जब एक बार पेड़ पौधों को काट दिया जाता है तो उस पे कलंक लग जाता है, एक तरीके से कलंक लग जाता है, उस कलंक को धोना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस जमीन धीरे धीरे क्या हो रही थी, बेकार होती जा रही थी। इसमें लिखा है डिफॉरेस्टेशन इज राइजिंग ऑफ सच रैपिड स्केल दैट इट हैज टोटली डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की इकोलॉजिकल जो बैलेंसेस थी वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, क्योंकि पेड़ पौधों से बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी जो उसके अलावा भी नष्ट होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी। देर आर वेरी, जैसे उसमें जीव जंतु ये सब, जब हम डिफॉरेस्ट करेंगे तो उससे जानवर को भी नुकसान होगा, और चांस बन गए थे डिफॉरेस्ट की वजह से बाढ़ आने के और साथ में सॉइल इरोजन के। ठीक है, अब इसीलिए अगला पॉइंट भी आ गया, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन टेक प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज वॉश्ड। सरफेस सॉइल इज वॉश्ड, जो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो उड़ जाती थी थ्रू एक्सेसिव रेन एंड फ्लड्स। क्योंकि डिफॉरेस्ट तो हो गया, जंगल वंगल सब कट गए, तो अब जब बारिश होती थी और या फिर बाढ़ आती थी तो जो उसको रोक सकती थी, जंगल उसके रोकते थे मिट्टी को, अब वो नहीं रोक पाएंगे तो मिट्टी बहकर दूसरी जगह चली जाती थी, उड़ जाती थी, सपाट हो जाती थी जमीन। डिफॉरेस्टेशन is one of the major reason for soil erosion। ये अभी आपको बताया। the quantity of nutrients lost, जो quantity of nutrients से lost due to erosion each year ranges 5.8 से 8.4 मिलियन टन हर साल। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते जा रहे हैं, लॉस होते जा रहे हैं ड्यू टू सॉइल इरोजन। अगर हम बात करें बायोडायवर्सिटी लॉस, ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और ये भी क्या होता जा रहा है, बहुत लॉस होता जा रहा था इंडिया के सामने। इट इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है फ्रॉम ऑल सोर्सेस, ठीक है, इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मैरीन एंड अदर एक्वाटिक इकोसिस्टम। जो भी हमारे समाज में इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग, वो सारे के सारे आते हैं बायोडायवर्सिटी में, और हम उसको भी क्या करते जा रहे थे, लॉस करते जा रहे थे। हमारे देश, पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे, पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एस्टिमेट किया 8.7 मिलियन स्पीसीज क्या है, प्लांट एंड एनिमल्स एग्जिस्टेंस में है। कितने, 8.7 मिलियन, लेकिन आइडेंटिफाई कर पाए सिर्फ 1.2 मिलियन। बाकी कहां गए, बाकी अभी भी मिस्ट्री बने हुए, रहस्य बने हुए हैं। तो 1.2 मिलियन स्पीसीज बस क्या है, आइडेंटिफाई किए गए, बाकी सब अभी भी मिस्ट्री बने हुए हैं। और कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी इज फंडामेंटल टू इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
यहाँ पर अगर हम उनकी रक्षा की बात करें और उनके सस्टेन की बात करें तो ये हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को क्या है, सस्टेन करता है। लेकिन हम तो इसको धीरे धीरे लॉस करते जा रहे थे, उसका कॉज पीछे पड़ा, हम जंगलों को काटते जा रहे थे, पेड़ पौधों को काटते जा रहे थे, तो धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होता जा रहा था और हमारा एनवायरमेंट खत्म होता जा रहा था। ठीक है, इवन अभी भी खत्म होता जा रहा है हमारा जो एनवायरमेंट है, वो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जब हम अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं तो जाहिर सी बात है बायोडाइवर्सिटी भी क्या होती है, लॉस होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। वाटर पोल्यूशन बताने की जरूरत नहीं, पानी भी पॉल्यूट होता है। पानी की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे, वाटर की क्वालिटी हम रिड्यूस करते जा रहे थे, ये भी डिग्रेड होती जा रही थी, इसकी क्वालिटी पानी की क्या होती जा रही थी, रिड्यूस होती जा रही थी। वाटर की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, रिड्यूस होती जा रही थी। अगर हम बात करें अब एयर पोल्यूशन की, तो जो हम स्मोक करते हैं वो भी एयर में उड़ता है धुआं। ठीक है, तो इट इज द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूशन लाइक इट इज द प्रेजेंस ऑफ pollutants like smoke, dust, etc. in air in such concentration which are harmful to man and environment. जो भी ये हवा में जो धुआं उड़ता है, डस्ट उड़ती है, स्मोक, ये सारी चीजें क्या है, हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है और इंसानों के लिए हार्मफुल है। इसलिए धूम्रपान करना सख्त मना है। अब एक कैरिंग कैपेसिटी हमारा एक पॉइंट है जो कि एनवायरमेंट के फंक्शन से जुड़ा हुआ है। देखो कैरिंग कैपेसिटी एक अलग से पॉइंट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कैरिंग कैपेसिटी होता क्या है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब हमारा एनवायरमेंट में कितना दम है संभालने का, मैनेज करने का, बैलेंस करने का। हमारी सोसाइटी, हमारे एनवायरमेंट में कितना दम है इकोसिस्टम को चलाने का। अब वो कब होगा कि इसमें दो पॉइंट होते हैं कि हम जितने रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करते हैं एनवायरमेंट से, हम पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, हम जितने रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करते हैं कहां से, अपने एनवायरमेंट से, वो हमेशा कम होना चाहिए जितने रिसोर्सेज हम रीजनरेट करते हैं। यानी रिसोर्सेज रीजनरेशन से हमेशा कम होना चाहिए क्या, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन, ताकि वो पॉजिटिव रहे, हमेशा नेगेटिव ना हो। रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन मान लो यहां पर और रीजनरेशन यहां पर, यानी रिसोर्सेज हम बनाए जा रहे हैं और जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमेशा बिलो है। दूसरा पॉइंट, generation of waste should remain within the absorption capacity of the environment. environment जो सारे वेस्टेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, अपना लेता है, तो इतना ही उस पर वेट डालना कि इतना वो बर्दाश्त कर सके। एनवायरमेंट इतना ही एब्जॉर्ब करे जितना वो कर सकता है। अगर हमने एनवायरमेंट के ऊपर उस पर बर्डन डाल दिया तो एनवायरमेंट क्राइसिस आ जाता है और धीरे धीरे हम ये सारी चीजें, ठीक है ना, खोते चले जाएंगे। इसीलिए एनवायरमेंट पे ज्यादा बोझ मत डालो जो कि हम डाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए पॉली बैग्स भी बैन कर दी जाती है, गवर्नमेंट कर देती है ना बैन। तो एनवायरमेंट से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए, लेकिन हम उससे ज्यादा उसके ऊपर क्या डालते हैं, एनवायरमेंट के ऊपर बर्डन डालते हैं। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, तो आप दो कंडीशन लेकर आएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्सेज रीजनरेशन, और सेकंड पॉइंट, जनरेशन ऑफ द वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। यानी जो जनरेशन ऑफ वेस्ट है, वेस्टेज की जो जनरेशन है, सिर्फ इतना वेस्ट करो कि एनवायरमेंट आराम से उसे सोख सके, अपना सके, है ना, इससे ज्यादा नहीं, वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो लेकर आते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। जब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय, जय हिंद।